Good morning, friends and my dear friend. I am Dr. Barkha Gupta and welcome to my channel Management Mantra. And today we are discuss on compensation management. जैसा मैंने पहले भी बताया भी था कि कंपनसेशन मैनेजमेंट पर हम एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम डिफरेंट जो इसके पार्ट्स हैं वो उन्हें कवर करेंगे. तो टुडे वी आर कवर, आज इसका फर्स्ट लेक्चर है. सो वी आर कवरिंग व्हाट इज़ कंपनसेशन, डेफिनेशन ऑफ कंपनसेशन, then types of compensation and objectives of compensation, which is divided into the two parts, primary and secondary. So let's start it. What is compensation? So अगर देखा जाए एक नॉर्मल टर्म है जिसके बारे में आप सभी ने सुना भी होगा, आप इसके बारे में जानते भी होंगे कि कंपनसेशन क्या होता है और कैसे डील किया जाता है कंपनसेशन के बारे में, ये सब आप जानते भी होंगे. ठीक है ना. सो लेट्स वी स्टार्ट. कंपनसेशन इज़ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फंक्शन. ये एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फंक्शन है. जैसा आपने प्रीवियसली स्लाइड्स में देखा भी होगा कि कंपनसेशन जो होता है इट इज़ अ ऑपरेटिव फंक्शन. ठीक है ना, जो कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आता है, जो कि डील करता है सभी टाइप्स के जो भी रिवॉर्ड्स आपको मिल रहे हैं या जो भी आप ऑर्गेनाइजेशंस के लिए टास्क कर रहे हैं, उन टास्क के एवज में जो ऑर्गेनाइजेशन आपको रिवॉर्ड प्रोवाइड करवा रहा है, दे कम्स अंडर द कंपनसेशन. ठीक है ना. सो हम ये भी कह सकते हैं, जैसा यहाँ पर एक लाइन मेंशन है, कंपनसेशन refers to the remunerations that an employee receive in return of his or her service to the organization. कंपनसेशन एक तरह से रेम्यूनरेशंस होता है that an employee receive in return of his or her service to the organization. जो सर्विस वो देता है ऑर्गेनाइजेशंस को, उसके एवज में जो उसे रेम्यूनरेशंस मिल रहा है, जो पेमेंट उसे मिल रहा है, दैट कॉल एज अ कंपनसेशन. ठीक है. नाउ कंपनसेशन इंक्लूड्स मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी पेमेंट्स बोथ. क्योंकि हम यहाँ कंपनसेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर सीधी सी बात है, ऑर्गेनाइजेशन जब हमें पे करता है तो वो मॉनेटरी टर्म्स में भी पे करता है और कई बार नॉन मॉनेटरी टर्म्स में भी पे करता है. तो मॉनेटरी टर्म्स में जब पेमेंट की जाती है तो दे आर इंक्लूडिंग, सो इट्स इंक्लूडिंग बोनसेस, प्रॉफिट शेयरिंग, ओवर टाइम पे, रिकॉग्निशंस, रिवॉर्ड्स, सेल्स कमीशंस एक्सेट्रा. जो भी आप जिस फील्ड में बिलोंग करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ ना कुछ पे जो मिलता है वो आपका मॉनेटरी पेमेंट हो जाता है. ठीक है ना. इसके अलावा नॉन मॉनेटरी पक्ष में अगर देखेंगे आप या नॉन मॉनेटरी पेमेंट्स में आप देखेंगे तो कंपनी प्रोवाइड यू कंपनी अपनी तरफ से कार प्रोवाइड कर रही है, आपको हाउसिंग पे कर रही है, स्टॉक्स अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रही है. तो ये सारी चीज़ें आपकी नॉन मॉनेटरी पक्ष में आ जाएंगी. ठीक है. Okay, now the compensation is a vital part of human resource management which help in encouraging the employees to improving the organizational effectiveness, because what we want the organizational effectiveness. And how we can get the organizational effectiveness? With the help of the compensations. If employees are happy, then organization are happy. Organization आपकी तभी खुश हो पाएगी जब आपके employees खुश हो पाएंगे. अगर ऑर्गेनाइजेशंस के सारे टास्क कंप्लीट है, ऑर्गेनाइजेशंस को प्रॉपर पे मिल रहा है, ऑर्गेनाइजेशंस के ऑब्जेक्टिव्स जो अचीव हो रहे हैं वो किसकी वजह से हो रहे हैं? एम्प्लॉयज़ की वजह से हो रहे हैं. तो दैट्स वाई एम्प्लॉयज़ का खुश होना ज़रूरी है. तो इसलिए इट इज़ रिक्वायर्ड कि उनको सही पे मिले. तो दैट इज़ द कंपनसेशन. नाउ कंपनसेशन मैनेजमेंट ऑल्सो नोन एज द, आप वैसे जानते भी होंगे, वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन भी इसे कहा जाता है, इसे रेन्यूमरेशंस मैनेजमेंट भी कहा जाता है, इसे रिवॉर्ड मैनेजमेंट भी कहा जाता है, जो कि बेसिकली कंपनसेशन के पैकेजेस में इंक्लूड किया जा सकता है. डेफिनेशन ऑफ कंपनसेशंस, ऑल्दो इसकी काफ़ी सारी डेफिनेशंस आई हुई हैं, बट मैं यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन आपके लिए लेकर आई हूँ. दैट इज़ दी, जो आपको डले उधर ने दी हुई थी, दैट इज़ कंपनसेशन इज़ पेइंग पीपल फॉर वर्क. जो पर्सन काम कर रहा है उसके बदले में जो उसे दिया जा रहा है, पे किया जा रहा है, दैट इज़ द कंपनसेशन. अगेन वन डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू कैथिस डेविस, इन्होंने बताया कंपनसेशन इज़ व्हाट एम्प्लॉय रिसीव इन एक्सचेंज ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन टू द ऑर्गेनाइजेशन. जो कंट्रीब्यूशन किया है एम्प्लॉय ने अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, उसके बदले में जो उसे मिल रहा है, दैट इज़ द कंपनसेशन. तो वो मॉनेटरी भी हो सकता है, नॉन मॉनेटरी भी हो सकता है, या दोनों भी हो सकते हैं. ओके. मूव फॉर द टाइप्स ऑफ कंपनसेशन. सो कंपनसेशन एक टूल होता है जो मैनेजमेंट के थ्रू यूज़ किया जाता है एज अ सेफ गार्ड, जिससे वो अपनी कंपनी की जो एग्जिस्टेंस है उसे बना के रख सके. कैसे, क्यों कहा गया इसको सेफ गार्ड? बिकॉज जब वो अपने जो वैल्यूबल एम्प्लॉयज़ हैं उनको वो रिटेन करके रखेगा, अपने पास रखेगा, सही पैसा उनको देगा, तो ऑब्वियसली कंपनी एग्जिस्टेंस बनी रहेगी, क्योंकि उसके जो वैल्यूबल एम्प्लॉयज़ हैं वो उसके साथ हैं. इसलिए कहा गया है यहाँ पर कि ये एक मैनेजमेंट टूल है जो सेफ गार्ड की तरह यूज़ किया जाता है.
नाउ कंपनसेशन कैन बी ऑफ टू टाइप्स के कंपनसेशन यहाँ पर हैं। फर्स्ट है आपका डायरेक्ट कंपनसेशन एंड सेकंड है आपका इनडायरेक्ट कंपनसेशन। तो हम ये भी कह सकते हैं कि कंपनसेशन को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज डायरेक्ट कंपनसेशन एंड सेकंड इज इनडायरेक्ट कंपनसेशन। सो डायरेक्ट कंपनसेशन की अगर बात की जाए तो डायरेक्ट कंपनसेशन दैट मीन्स कि वो कंपनसेशन जो उन्हें डायरेक्टली प्रोवाइड किया जा रहा है, जो डायरेक्टली जो उनको प्रोवाइड हो रहा है, जो उनकी सैलरी के साथ इंक्लूड भी हो सकता है, या फिर हम कह सकते हैं उनको कंपनी डायरेक्ट ऑफर भी कर रही है। जैसे बेसिक पे मतलब जो सैलरी उनको मिल रही है या उसकी बात की जा रही है। डीएनएस अलाउंस, डीए जो कंपनी उसको प्रोवाइड करती है एम्प्लॉयज़ को, वो यहाँ पर जिसे हम हिंदी में महंगाई भत्ता भी कहते हैं, ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस बढ़ता घटता रहता है। और कैश अलाउंसेस उसको मिल रहे हैं, जो भी उसको लाइक अगर उसने हाउस लिया हुआ है तो हाउस रेंट अलाउंसेस मिल रहे हैं, या अगर कभी वो कहीं ट्रैवल के लिए गया हुआ है तो उसका जो खर्चा है वो भी कंपनी पे कर रही है, तो ये सारा कैश अलाउंसेस भी उसे मिल जाता है। इसके अलावा कुछ इंसेंटिव्स पे भी मिल जाते हैं। जैसे सेल्स में आपको भी पता है कि सेल्स में बेसिकली क्या होता है कि जो टारगेट दिए जाते हैं वो टारगेट अगर कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद जो उनको एक्स्ट्रा पे अगर एक्स्ट्रा उसके ऊपर अगर वो टारगेट कंप्लीट कर रहे हैं तो उसका इंसेंटिव क्रिएट होता है। देन दे गेट दी इंसेंटिव पे टाइम टू टाइम बोनस मिल जाना। कंपनी अगर अच्छा अचीव करती है तो उसका भी कुछ बोनस मिल जाना। प्रॉपरली कमीशंस अगर कोई बिज़नेस लेकर आया तो उसका जो कमीशन उसे मिल रहा है वो मिल जाना। प्रॉफिट शेयरिंग, ये भी एक अच्छा ऑप्शन होता है। कंपनी अपने जो एम्प्लॉयज़ है, जो बहुत अच्छा एम्प्लॉय है, उसे प्रॉफिट का पार्ट उसे प्रोवाइड करवाती है, तो वो हो जाएगा। इसी तरह से स्टॉक ऑप्शंस भी सेम की स्टॉक्स प्रोवाइड करवा रही है वो कंपनी उसे, तो दे आर दी डायरेक्ट कंपनसेशंस हैं जो कंपनी प्रोवाइड कर रही है अपने एम्प्लॉयज़ को। कम टू दी नेक्स्ट वन, दैट इज़ द इनडायरेक्ट कंपनसेशंस। तो इनडायरेक्ट कंपनसेशंस में अगर देखा जाए तो पहला आपका आ रहा है लीगल रिक्वायरमेंट्स, लाइक पीएफ, प्रोविडेंट फंड। तो आपको पता ही होगा क्या होता है। कंपनी पीएफ काटती है एम्प्लॉयज़ का कुछ परसेंट अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशंस जो चलते हैं, और अगर मान लीजिए जैसे 100 रुपीज़ का या 200 रुपीज़ का उसने अगर पीएफ काटा है तो उतना ही अमाउंट कंपनी अपनी तरफ से भी ऐड करके उसमें इंक्लूड करती है। तो जब अगर वो छोड़ता है जॉब तो उसको एक तरह से डबल अमाउंट मिलता है, जैसा उसका पीएफ उसकी सैलरी से कटता है उसका डबल अमाउंट उसे मिल जाता है। तो प्रोविडेंट फंड का उसे बेनिफिट मिल जाता है, उसे ग्रेविटी का बेनिफिट मिल जाता है, लाइक ही इज़ द मेंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी, तो उसे ग्रेविटी का भी तो ग्रेविडिटी बेनिफिट क्या होता है कि लाइक आपको भी पता है एक ऑर्गेनाइजेशंस में फीमेल्स भी वर्क करती हैं, तो फीमेल्स के लिए ये पॉइंट है कि वो अगर वो वुमन प्रेग्नेंट होती है तो उस टाइम पर उसकी प्रेगनेंसी जितना टाइम भी उसकी जो प्रेगनेंसी रहती है उस टाइम पर उसे जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो आपके ग्रेविडिटी में आ जाएंगे। इसके अलावा पेंशन्स बेनिफिट आप जानते हैं, पेंशन रिटायरमेंट के बाद जो मिल रहा है वो हो गया आपका। इंश्योरेंस उसकी फैमिलीज़ के लिए और उसके लिए एम्प्लॉयज़ के लिए जो इंश्योरेंस हो गया वो हो गया आपका। मेडिकल लीव, एक्सीडेंटल बेनिफिट जितने भी कंपनी अपनी तरफ से जो प्रोवाइड कर रही है, मैच्योरिटी लीव जो उनकी लीव्स अगर मैच्योर हो जाती है उसके बाद जो बेनिफिट उसे मिल रहे हैं, तो ये सारे आपके इनडायरेक्ट कंपनसेशन में आ रहे हैं। ये तो आ गए आपकी लीगल रिक्वायरमेंट के अंदर कि लीगली क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हो रही हैं। इसके अलावा ऑप्शनल सिक लीव जो है वो एम्प्लॉय को मिल रही है। कैजुअल लीव जो आपको मिलती है जिसे हम CL भी कहते हैं, जो हर मंथ की आपकी डिसाइडेड होती हैं, ठीक है ना। इसके अलावा ट्रैवलिंग अलाउंसेस जो कंपनी प्रोवाइड करवा रही है। टेलीफोन बिल्स, अगर किसी का जो वर्क है वो टेलीफोन्स पर ही ज़्यादा होता है, मोबाइल्स पर ही ज़्यादा होता है, तो उसका बिल भी कंपनी पे करती है, ठीक है। कैंटीन अलाउंसेस उसे प्रोवाइड करवाना। क्लब मेंबरशिप्स उसे देना, जैसे जितनी भी आपकी जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, इन्फोसिस हो गया या आपका TCS हो गया, इनकी कंपनी में खुद के क्लब्स होते हैं जिनकी मेंबरशिप्स वो एम्प्लॉय लेता है और उसका बेनिफिट भी यूज़ करता है। तो ये जो आपके हो गए ये बेसिकली इनडायरेक्ट। अब आते हैं हम ऑब्जेक्टिव्स पर। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंपनसेशन क्या होते हैं? बेसिकली ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। पहला होता है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, ना जैसा यहाँ पर दिया भी है। फर्स्ट वन इज़ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव एंड सेकेंड वन इज़ सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। अब देखते हैं क्या होते हैं ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स। Primary objectives of compensation or wages are classified into the 4 categories. First one is equity. Equity जैसा नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि जब भी कंपनसेशन दिया जा रहा है तो अगर इक्वल वेटेज है किसी पोजीशन का तो उस पर सामने वाले को, अगर 2 एम्प्लॉयज़ हैं इक्वल वेटेज वाली जॉब पर हैं तो उनको इक्वल पे होना ही चाहिए, दैट इज़ द इक्विटी।
ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कंपनसेशन का, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका आ रहा है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब जिस पर्सन्स की जितनी एबिलिटी है, तो अगर वो डिज़र्व करता है तो उसको उस हिसाब से पे होना चाहिए। मान लीजिए कोई पर्सन अच्छा खासा क्वालिफाइड है और काफ़ी अच्छी उसको नॉलेज है और उसको आपने किसी पोजीशन पर अगर रखा हुआ है किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए, आप उसको भी डील कर रहे हो उस पर्सन्स की तरह जिसको आपने एक एग्जीक्यूटिव पोजीशन पर रखा हुआ है, जो ओनली ग्रेजुएट है या जिसके पास जस्ट फ्रेशर है वो, ठीक है। तो उससे अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो वो गलत होगा। तो इसलिए एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग भी पे करना रिक्वायर्ड है, ये कंपनसेशन का एक ऑब्जेक्टिव है। इसके अलावा मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी यहाँ पर बताई गई है किस बेसिस पर, कि जो एम्प्लॉयज़ जितना आप मतलब आपकी जो कंपनी है उसकी जितनी क्षमता है उसके अकॉर्डिंग आप पे करें और उसके अकॉर्डिंग कंपनी की जो स्टेबिलिटी है वो भी बनेगी, ठीक है ना। अगर आप जिस तरह से आप कंपनी एम्प्लॉयज़ को पे करती है, लोग रिटेन रहेंगे तो स्टेबिलिटी आएगी, तो आपकी कंपनी की भी स्टेबिलिटी मार्केट में बनी रहेगी। इसके अलावा ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ लेबर। ऑप्टिमम वर्ड हमेशा ही यूज़ किया जाता है आपके HRM में या कहीं पर भी, जिसका मेन मतलब होता है कि बेहतर से बेहतर यूज़ करना। तो जितने भी आप लेबर यूज़ कर रहे हो वो हमेशा ऑप्टिमम एलोकेशंस करें लेबर का। ये कंपनसेशन मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज अगर आपने लेबर कम रखी तो जो हमारे पास है उनके ऊपर बर्डन ज़्यादा आएगा, तो वहाँ पर भी नुकसान है। और अगर आपने लेबर को मतलब आपका जो लेबर को नुकसान है क्योंकि आपका उतना इफेक्टिव आपका जो एफिशिएंसी वो नहीं आ पाएगी। और अगर आपने लेबर को बहुत ज़्यादा रख दिया है तो आपको पैसा बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा अननेसेसरी का। इसलिए सरप्लस और शॉर्टेज दोनों ही जो लेबर की कंडीशन है उनसे आपको बच के चलना है। सरप्लस मतलब बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं रखना है और शॉर्टेज बहुत कम लोगों को भी नहीं रखना है। ऑप्टिमम एलोकेशन देखना है, मतलब जितना रिक्वायर्ड है उतने ही चाहिए। एक डिपार्टमेंट में अगर 2 लोग रिक्वायर्ड है तो 2 को ही रखेंगे, उन्हें पे करेंगे। लेकिन एक डिपार्टमेंट में अगर 4 रिक्वायर्ड है तो हम 4 को रखेंगे। 2 की जगह 4 रखोगे, आप ही का नुकसान है, कंपनी को नुकसान होगा उसको अननेसेसरी ज़्यादा पे करना पड़ेगा। अगर 2 की जगह 1 रखोगे तब भी आपका नुकसान है, क्योंकि एक के ऊपर अगर बर्डन ज़्यादा आएगा तो वो उतना इफेक्टिवली वर्क नहीं कर पाएगा, ठीक है। दैट इज़ दी ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ लेबर। तो ये आपके 4 कैटेगरीज हैं जो डिवाइड की गई हैं कंपनसेशन ऑफ वेजेस के लिए, ठीक है। ये इसके आपके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स। तो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव में फर्स्ट आपका आ रहा है एक्वायरिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल। नाम से ही समझ में आ रहा है कि हमारा कंपनसेशन मैनेजमेंट इतना बेहतर होना चाहिए कि उसको देखकर लोग अट्रैक्ट हों, और उसको देखकर हमारे पास जॉब के लिए लोग आए हमारी कंपनी में। और हमें इसलिए हमेशा ऐसे पर्सन्स जो वाकई में टैलेंट रखते हों उन पर्सन्स को हमें एक्वायर करना चाहिए। तो हमारा कंपनसेशन मैनेजमेंट अच्छा होगा तो हम इस टास्क को कर पाएंगे। तो दैट इज़ दी सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपनसेशन। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ कंपाइलिंग विथ रेगुलेशंस। दैट मीन्स कि जितने भी आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस गिवन है आपके ऑर्गेनाइजेशंस में, है ना, जितने भी आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस गिवन हैं वो सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आपके यहाँ पर शो होने चाहिए। जब आप किसी पर्सन्स को रख रहे हो तो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके ही आपको उस बंदे को रिक्रूट करना है अपनी कंपनी में। अगर जितना उसका पे डिसाइडेड है गवर्नमेंट की तरफ से, आपको उतना ही पे उसको करना पड़ेगा, लाइक जो भी रेंजेस डिसाइडेड रहती हैं। नेक्स्ट आपका आ रहा है कंट्रोलिंग कॉस्ट। कंट्रोलिंग कॉस्ट का मतलब क्या हो जाता है कि आपका कंपनसेशन मैनेजमेंट में कंट्रोलिंग कॉस्ट बहुत रिक्वायर्ड है। जो मैंने अभी आपको बताया था एलोकेशंस के लिए लेबर का ऑप्टिमम एलोकेशन होना चाहिए, सेम यहाँ पर भी वही चीज़ आ रही है। आपको कॉस्ट को कंट्रोल करके चलना है, जितना रिक्वायर्ड है आपको उतने ही पर्सन्स अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में रखने पड़ेंगे, तभी कंपनसेशन मैनेजमेंट प्रॉपर हो पाता है। नेक्स्ट आपका आ रहा है द कंपनसेशन शुड बी पेड टू ईच एम्प्लॉय ऑन बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी एंड ट्रेनिंग। यस एग्जैक्टली, उसकी ट्रेनिंग और उसकी एबिलिटी के बेस पर अगर आप उसे पे करते हैं तो एम्प्लॉय खुश होगा और ऑर्गेनाइजेशंस को बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट है कंपनसेशन शुड बी इन द फॉर्म ऑफ पैकेज। एक पूरा पैकेज उन्हें दिया जाना चाहिए, तभी कंपनसेशन सही तरीके से बैलेंस हो पाता है। जैसे आपको भी पता है कि अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं या आपके घर में कोई अगर जॉब करता है तो उसको कंपनसेशन पैकेज जब दिया जाता है तो उसमें उसका बेसिक पे, उसका टीए, डीए और डिफरेंट अलाउंसेस, उसके फ्रिंज बेनिफिट्स सब कुछ उसमें इंक्लूड रहते हैं। तो यही कंपनसेशन आपका पैकेज होते हैं जो उन्हें प्रॉपरली मिलना चाहिए, जिसकी फुल इन्फॉर्मेशन स्टार्टिंग में ही एम्प्लॉय को मिलना चाहिए। नेक्स्ट आपका है
इट मोटिवेट एम्प्लॉयज़ टुवर्ड इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। कंपनसेशन मैनेजमेंट का एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि हम जो हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं ये उसे मोटिवेट करता है जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, क्योंकि अच्छा कंपनसेशन उसे मिलेगा तो उसका मोटिवेशन ऑटोमेटिकली इन्हेंस हो जाएगा। नेक्स्ट, इट शुड बी कैपेबल ऑफ टेकिंग केयर ऑफ एम्प्लॉय फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स ऑल्सो। ये जो आपका कंपनसेशन मैनेजमेंट है ये क्या कर रहा है, सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स को भी ध्यान में रख रहा है। सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स अगर वहाँ पर आपकी हो रही है, अगर एम्प्लॉयज़ ये ध्यान दे रहा है, दैट मीन्स वो उसे इंश्योरेंस प्रोवाइड करवा रहा है, उसे ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करवा रहा है, उसे हाउसिंग प्रोवाइड करवा रहा है, तो इस तरह की चीज़ें अगर वो प्रोवाइड कराता है तो सेफ्टी और सिक्योरिटीज़ यहाँ पर आती हैं, तो एम्प्लॉय उससे ज़्यादा सेटिस्फाइड होता है कंपनी में रिटेन रहने के लिए। नेक्स्ट, इट शुड बी फ्लेक्सिबल एंड क्लियर अकॉर्डिंग टू जो भी सिनेरियो आ रहा है उसके अकॉर्डिंग इसको फ्लेक्सिबल भी रहना चाहिए कि अगर ज़रूरत पड़े तो चेंज होना चाहिए, और दूसरा क्लियर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ सामने वाला कन्फ्यूज़न में रहे कि क्या मिलेगा या नहीं मिलेगा। इट शुड बी क्लियर। अगर इंसेंटिव्स मिलना है तो कितना मिलना है वो उसे पता होना चाहिए कि कितना परसेंट कितने पर उसे मिलेगा। बोनस मिलना है तो कब मिलेगा, उसका अगर इंक्रीमेंट होना है तो कब होगा। तो ये सारी की चीज़ें सब कुछ आपके जो कंपनसेशन प्लान है उसमें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ रहा है रिक्रूट एंड रिटेन द क्वालिफाइड एम्प्लॉयज़। कंपनसेशन अगर अच्छा होगा तो अच्छा पर्सन रिक्रूट होगा, एज वेल एज आप उसे रिटेन कर सकते हो। रिटेन मतलब आप उसे अपनी कंपनी में रोक कर रख सकते हो अपने बेहतर कंपनसेशन प्लान्स के थ्रू। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है एक कंपनी की ग्रोथ के लिए। लास्ट वन इज़ रिड्यूस टर्नओवर एंड इंक्रीज द कंपनी लॉयल्टी। अगर कंपनसेशन प्लान अच्छा होगा तो जो आपका टर्नओवर है कंपनी का, जो टर्नओवर है वो सॉरी आपकी कंपनी का जो टर्नओवर है वो ऑटोमेटिकली जो एम्प्लॉयज़ अगर छोड़ के जा रहे हैं तो वो आपका रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा। एज वेल एज इनकरेज कंपनीज लॉयल्टी। जो एम्प्लॉय छोड़ के जा रहे थे वो छोड़ कर नहीं जाएंगे, अपनी लॉयल्टी कंपनी के लिए दिखाएंगे, तो यहाँ पर आपकी लॉयल्टी शो होना शुरू हो जाएगी। किसकी? एम्प्लॉयज़ की, अपनी कंपनी के लिए। तो इतने सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो अगर आपकी कंपनी बेहतर है, अगर आपकी कंपनी अच्छी है, अपना एक अच्छा कंपनसेशन प्लान रख रही है, तो ये सारे जितने भी हमने अभी ऑब्जेक्टिव्स बताए थे प्राइमरी और सेकेंडरी, वो सारे इसमें फॉलो किए जाएंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी compensation plans. I hope you can understand very well what are the basic objectives and what are the basic types of compensation. और नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें हम इसके आगे का पार्ट देखेंगे। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। तो आपने अगर अभी तक चैनल नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करिए। और दूसरा ये है कि अगर आपको आगे भी सीखना है और कोई और टॉपिक समझना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। Thank you so much.